हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे, कैसे हो? क्या पढ़ लिया तुमने? सर हमने रेड ब्लड सेल स्टडी करी। ठीक है। बेसिकली सर हमने कंप्लीट ही कर लिया था। क्या है? सर हमने वो रेस्पिरेशन वगैरह सब कर लिया था। रेस्पिरेशन। हम वो तो पढ़ रहे थे ना, हम तो सर्कुलेशन पढ़ रहे थे ना। वही सर। सर्कुलेशन में हमने रेड ब्लड सेल्स पढ़े थे, है ना। ठीक है। अभी हम आज पढ़ेंगे डब्ल्यूबीसीज के बारे में। ओके सर। डब्ल्यूबीसी को वाइट ब्लड सेल्स के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। इसके फीचर्स में अगर हम जाएं तो दे आर ऑल्सो फॉर्म्ड they are also formed in red bone marrow। ठीक है। they lack the hemoglobin। हीमोग्लोबिन जो होता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट रेड कलर का, वो इसमें क्या रहता है, एब्सेंट रहता है। क्लियर। इसी वजह से इसका जो सेल का कलर आता है वो कैसा आता है, वाइट कलर का आता है। समझ में आ रही ना बात? ठीक है। फिर और क्या चीज़ें हैं इसमें, जैसे दे हैव न्यूक्लियस, है ना। इसकी सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लिएटेड सेल्स बेसिकली होती हैं ये, तो यहाँ लिख लेंगे कि कैसी सेल्स हैं ये, न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं। उसके बाद दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस क्या होता है अभी हम समझेंगे। दे आर पार्ट ऑफ आवर दे आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम समझते हैं? सर बेसिकली सो हम एक वायरस वगैरह से बचाते हैं शायद से। है ना। वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, या फंगस हो गया, या और भी कोई ऐसा फॉरेन पार्टिकल जिससे बॉडी को हार्म पहुंच सकता है, उससे बॉडी को फाइट करने के लिए यहाँ पे डब्ल्यूबीसीज क्या हैं, प्रेजेंट है। क्लियर। तो दे आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बेसिकली डब्ल्यूबीसीज फेगोसाइटोसिस का रोल प्ले करती हैं, परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। ठीक है, परफॉर्म फेगोसाइटोसिस। दे आर अमीबॉइड इन शेप। अमीबॉइड इन शेप का मतलब क्या है बच्चे, जैसे आपको एक फूल अमीब, को भी शेप दे सकते हैं। हाँ अमीबा की शेप जो होती है ना, उस तरीके से कि जैसे वो किसी भी उसमें जा सकता है। क्लियर। इस तरीके से दे आर अमीबॉइड इन शेप हैविंग हैविंग स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया समझते हैं? सूडोपोडिया। हैं?
स्यूडो मतलब होता है बच्चे फॉल्स, है ना। पोडिया का मतलब है यहाँ पे लेग्स, जैसे यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, तो ये बेसिकली क्या हो गए, उस WBC के फॉल्स लेग हो गए, जिसकी मदद से ये क्या करेगा, आगे की तरफ मूवमेंट करेगा। समझ में आई बात। ये एक्चुअल में इसके पैर नहीं है, पर हाँ वही काम कर रहे हैं जैसे एक लेग एक काम करता है। तो स्यूडोपोडिया, क्लियर है। पोडिया मतलब यहाँ पे लेग्स से है या फीट से है, क्लियर हो रही ना बात। ये आपके स्यूडोपोडिया है, जो कि आपको अमीबा में भी देखने को मिलते हैं, और क्योंकि ये एमीबॉइड शेप की सेल है तो इसमें भी देखने को मिलेंगे। तो स्यूडोपोडिया, ठीक। इसके बाद है दे आर lesser in number as compared to RBCs। RBCs हमने उस पिछली बार लास्ट क्लास में पढ़ा था कि कितनी होती है बच्चे, 5 मिलियन पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड, है ना। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो आपकी बुक में जो डाटा लिखा हुआ है वो लगभग 4000 टू 8000, है ना। 4000 टू 8000 WBCs क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं WBCs पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड। स्यूडो का मतलब होता है बच्चे फॉल्स, फॉल्स मतलब नकली। पोडिया का मतलब हो गया लेग्स, लेग्स बोल सकते हैं या फीट बोल सकते हैं, हाँ फॉल्स फीट या फॉल्स लेग। फीट और लेग समझ रहे हो ना, पैर। इसकी अमीबा की मूवमेंट देखिए कभी कि नहीं देखिए, हाँ अमीबा की मूवमेंट देखिए कि अभी नहीं देखिए। देखिए जैसे अमीबा है, मैं अभी बताता हूँ आपको, ये अमीबा है ना, ऐसे इस तरीके से पड़ा हुआ है, क्लियर। और उसकी सेल के बाहर इधर की साइड में यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल है, ये फूड पार्टिकल है। तो इस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए इस अमीबा को यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, लोकोमोशन करना पड़ेगा, है ना। ये क्या है, अमीबा अमीबा लोकोमोशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाएगी ना। अमीबा खुद क्या है, अमीबा क्या है, खुद क्या है, ईस्ट नहीं है, एक सेल है बेसिकली, यूनिसेलुलर सेल है, ठीक है। एक सेल है और कैसी सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये उसका फूड पार्टिकल है, क्लियर। यहां से वहां तक पहुंचने के लिए क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा बच्चे स्यूडोपोडिया का। तो थोड़ी देर बाद आप ऐसे देखोगे कि इसमें इसकी बॉडी में क्या आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ जिसकी वजह से ये थोड़ा सा ऐसे डीप हो गया और यहाँ एक स्ट्रक्चर निकल गया, क्लियर है। मतलब ये वाली जो चीज है ये थोड़ी थोड़ी क्या बढ़ गई, आगे बढ़ गई, ऐसे इधर से भी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ गया, देख रहे हो ना, क्लियर है। और फूड पार्टिकल कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, समझ में आई बात। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, और ज्यादा मूवमेंट होगी, स्यूडोपोडिया और ज्यादा मूवमेंट करेगा, इस तरीके से ये चीज और आगे बढ़ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये और आगे बढ़ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा फूड, यहाँ आ जाएगा फूड। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये जो दोनों स्यूडोपोडिया हैं ये आपस में क्या कर जाएंगे बच्चे, मर्ज कर जाएंगे, यहाँ पे ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, और जो फूड है वो बेसिकली कहाँ चला जाएगा, इस अमीबा के अंदर चला जाएगा। ये इस तरीके से
ये फूड जो है अंदर चला जाएगा। क्लियर है? तो ये जो चीज़ यहाँ थी वो धीरे धीरे इस डायरेक्शन में, आगे की डायरेक्शन में क्या हो गया, बढ़ा। ये आगे की डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रहा है। किसकी मदद से मूव कर रहा है? ये जो स्यूडोपोडिया बन रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये स्यूडोपोडिया है, ये आगे इसको मूव करा रहे हैं। और क्या हो गया, बेसिकली जो फूड पार्टिकल है वो उसने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया है। क्लियर है? तो ये अमीबा का ऐसे मूवमेंट होता है। ठीक, सेम ऐसे ही जैसे अमीबा मूवमेंट करता है वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो WBCs हैं वो भी क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए ठीक है, तो इतना लिखिए पहले। 4000 to 8000 इसका क्या है, WBC का काउंट है पर मिलीमीटर क्यूबिक ऑफ ब्लड में। इतना पहले कर लीजिए, लिख लीजिए। लिख लिया? ठीक है। हाँ, लोकोमोशन करती है। लोकोमोशन का मतलब क्या है कि फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B आप क्या हो जाए, एक ऑर्गेनिज्म जो है वो इधर से इधर चला जाए, तो ये हो गया लोकोमोशन। अब लोकोमोशन वो किसकी मदद से करती है? जैसे हम लोकोमोशन कैसे करते हैं, मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, जैसे ये पॉइंट A हो गया, ठीक है, मैं चला और पहुंच गया कहाँ पे, पॉइंट B की तरफ पहुंच गया। तो ये किसकी वजह से कर पाया मैं? नहीं, जो मेरे अंदर बॉडी के अंदर ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मैं लोकोमोशन कर पाया? हैं? लेग्स, हाँ, है ना। प्रोसेस का नाम है लोकोमोशन, कि मैं चला तो उसमें बेसिकली हुआ क्या, लोकोमोशन हुआ। लेकिन जो स्ट्रक्चर जो इसमें इन्वॉल्व था वो था बेसिकली लेग्स। तो ऐसे ही यहाँ पे जब अमीबा चल रहा है तो उसने किसका रोल, उसने किसकी मदद ली? उसने यहाँ पे मदद ली स्यूडोपोडिया। किसकी मदद ली? ठीक है। हाँ, वो बनाता है, वो अपनी सेल के जो साइटोप्लाज्म है ना उसको क्या करता है, एक्सटेंड करता है। जो इसका ये साइटोप्लाज्म है ना, इस पर जो लिक्विड रहता है उस लिक्विड को आगे की तरफ पुश करता है, इस लिक्विड को आगे की तरफ पुश करता है। जैसे एक वो समझ लीजिए आप, एक जेली टाइप समझ लीजिए, है ना, बलून है मान लेते हैं। तो बलून को जिस तरफ से हम पुश करेंगे, एक जो एयर है वो बबल की फॉर्म में आगे निकल जाएगी, तो वहां से कर्व बन जाएगा ना। समझ में आई कि नहीं? हाँ, वो अपने खुद ही जो है उस तरीके से ये फीड्स का फॉर्मेशन करता है, लेकिन ये इसके ओरिजिनली फीड्स तो होते नहीं है, तो इसीलिए हम इसको फॉल्स फीट या स्यूडोपोडिया के नाम से जानते हैं। उसकी मदद से ये चलता है। समझ में आई? नकली पैर, हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो जैसे नकली पैर अमीबा में आते हैं वैसे ही पर्टिकुलर ये जो WBC हैं इन सब में भी जो मूवमेंट है, ये WBC भी क्या करती रहती है बेसिकली। जैसे आपका ये समझिए पेट्रोलिंग होती है ना, पुलिस पेट्रोलिंग करती है। आपने देखा होगा कि जो पुलिस है वो रात भर में ऐसे गश्त लगाती है, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे रोड पे चलती रहती है ना। वो क्या किसी को पकड़ने जा रही होती है या फिर वो ऐसे रैंडमली इधर उधर कहीं भी जाती रहती है और उसको कोई मिल गया तो पकड़ के ले आती है? हैं? दूसरा वाला ऑप्शन। हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ऐसे अपनी बॉडी के अंदर जो पुलिसिंग का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है? WBCs कर रही हैं। ठीक है, वो रैंडमली बॉडी के अंदर ऐसे सर्कुलेट करती रहती हैं, इधर उधर जाती रहती हैं
और अगर उन्हें कुछ ऐसा डाउटफुल लगता है, उन्हें लगता है कि बॉडी के बाहर का कोई पार्टिकल, बॉडी के बाहर का कोई ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी में पाया जा रहा है, अपनी बॉडी में पाया जा रहा है, तो वो उसको टारगेट करती हैं और उसको कैप्चर कर लेती हैं और उसको वहीं पे क्या कर देती हैं, किल कर देती हैं। क्लियर है? लाइजोसोम होता है, लाइजोसोम। हाँ, तो लाइजोसोम इसी में होता है ना, इसी सेल के अंदर ही होता है ना। वो जैसे ही लाइजोसोम बर्स्ट करता है तो उसके अंदर वो उस पर्टिकुलर माइक्रोब को भी किल कर देता है और वो WBC भी खुद क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है उसकी। समझ में आई? जैसे एक सुसाइडल बॉम्ब होता है ना, कि आप किसी को जा रहे हैं मारने, लेकिन आपने बम जो है खुद भी पहन रखा है, तो आप उससे जाके गले मिलेंगे, बटन प्रेस करेंगे तो वो तो मरेगा ही मरेगा, साथ में आप ही मर जाओगे। तो ऐसे ही WBC भी होता है कि ये दूसरे वाले को तो खत्म करता ही करता है, लेकिन थोड़े ही टाइम में इसकी खुद की भी डेथ हो जाती है। पर ये है कि ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर लेता है इस तरीके से। समझ में आई? हाँ, उसको सराउंड करके अपने अंदर लेती हैं, लाइजोसोम रिलीज होता है। लाइजोसोम जो है बैक्टीरिया की वॉल को डैमेज करता है, बैक्टीरिया मरता है और फिर थोड़ी देर बाद वो WBC खुद भी जो है डैमेज हो जाती है या खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका भी लाइफ स्पैन ज़्यादा होता नहीं है, 8 दिन 10 दिन बस। हाँ, होता है। हाँ, उस समय पे थोड़े टाइम के लिए। बाकी वो ज़्यादा जो रीज़न उसका है वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। ठीक है, जो शुरुआत में जो हाँ, क्या दूध, दूध कौन लगाता है? मैंने तो दूध लगाते हुए नहीं सुना किसी को। वो हो सकता है, पता नहीं। बाकी जो एक्ने होते हैं ना, जो आते हैं इस एज ग्रुप में, तो वो प्यूबर्टी की वजह से आते हैं और वो सबको ही आते हैं। वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ही होता है। क्लियर है? ठीक है, तो अब चलते हैं इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं। WBCs जो हैं दो टाइप की होती हैं बेसिकली, जो ब्रॉड कैटेगरीज है। WBCs आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है ग्रेन्युलर और एक होती है ए ग्रेन्युलर। इसको हम समझते हैं। ग्रेन्युलर, ग्रेन्युलर का मतलब क्या है कि जो WBC होगी उसके अंदर कुछ ग्रेन्यूल्स होंगे। ग्रेन्यूल समझते हैं, जैसे दाना दाना होता है ना, दाना, तो दानेदार स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इस तरीके से। ठीक है, जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरीके से कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे सेल्स के अंदर। तो ऐसे WBCs जिनके अंदर वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उनको हम ग्रेन्युलर WBCs बोल देंगे। और फिर उसमें भी 3 टाइप की आपकी WBCs होती हैं, मतलब ग्रेन्युलर के अंदर फिर आप आ जाओगे तो 3 टाइप के आपको WBCs देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इन तीनों के ही अंदर क्या होंगे, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। सबसे पहला होता है न्यूट्रोफिल्स। क्या होती है बच्चे? न्यूट्रोफिल्स। ऐसे ही होता है इओसिनोफिल्स। और एक होता है बेसोफिल्स।
क्लियर? तीनों के पास ही क्या मिल जाएंगे आपको? ग्रेनुलर स्ट्रक्चर, है ना, बॉडी एक मिल जाएगी। दूसरी जो कैटेगरी है वो है ए ग्रेन्युलर वाली। ए ग्रेनुलर में आपको दो टाइप की सेल मिलेंगी। अब ए ग्रेनुलर में बेसिकली क्या है कि यहाँ कोई भी ऐसा ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगा। ए का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? ए का मतलब है यहाँ पे एब्सेंट। एब्सेंट क्या चीज एब्सेंट है? ग्रेन्युलर, मतलब वो ग्रेन्युलर लाइक बॉडी इन टाइप की सेल्स में प्रेजेंट नहीं होंगी। तो ऐसी कौन सी सेल्स होती हैं? तो यहाँ पे हम लिखेंगे दो सेल्स हैं। एक का नाम है लिम्फोसाइट्स, ठीक है, क्या नाम है? लिम्फोसाइट्स। दूसरा नाम है बच्चे मोनोसाइट्स। हाँ, यहाँ पे दो टाइप है। क्लियर है? ठीक। ये जो सब जो है किसके एग्जाम्पल है? हाँ, WBCs के एग्जाम्पल, है ना, टाइप ऑफ WBCs। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये ग्रेन्युलर और ये ए ग्रेन्युलर बेसिकली WBC के टाइप है। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ लिख लीजिए आप न्यूट्रो, है ना। तो टोटल 5 टाइप के आपको WBCs देखने को मिल जाएंगे। 1 2 3 4 5। क्लियर है? क्या सब एकदम सिमिलर है या कुछ कुछ इसमें डिफरेंसेस भी होंगे, है ना? तो देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं, हालांकि ये सब बुक में लिखा हुआ है तो इसको हम बुक से रीडिंग कर लेंगे अभी, है ना। इतना आपको समझ में है? इतना पहले लिख लीजिए। ठीक है, जो इसके बेसिकली जो फीचर्स हैं ये वाले ये मैं अभी आपको समझा देता हूँ, है ना। रीडिंग करके अभी हम समझ लेंगे, जब आप रीडिंग करेंगे फिर आप बाद में नोटबुक में नोट डाउन कर लेंगे। एक जो टर्म मैं समझाने जा रहा हूँ वो है फैगोसाइटोसिस। क्लियर है? फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस वर्ड हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, है ना, WBC के कैरेक्टरिस्टिक्स में। देखिए ये रहा, दे आर पार्ट ऑफ आवर इम्यून सिस्टम, है ना। परफॉर्म फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ये परफॉर्म करते हैं कौन? WBCs। कैसे करते हैं समझते हैं। देखिए WBC प्रेजेंट कहाँ है? बिल्कुल प्लाज्मा में प्रेजेंट है ना। तो प्लाज्मा हमारा बेसिकली इस तरीके से येलो कलर का लिक्विड होता है ना, ऐसे ही रहता है। ठीक है, मैं इसकी एक बार कॉपी बना दूं। देखिए WBC यहाँ पे ये प्रेजेंट है ना। अच्छा, साइज में अगर कोई कहे कि WBC बड़ा होता है साइज में या RBC बड़ा होता है तो आप क्या बोलेंगे? WBC ज्यादा बड़े होते हैं, है ना। क्लियर? देखिए ये जो WBC है, और बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ यहाँ पे मोनोसाइट्स की, ठीक है, मोनोसाइट्स की या फिर न्यूट्रोफिल्स की। ये लोग क्या करते हैं? फैगोसाइटोसिस करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि अभी यहाँ पे जो WBC है वो कौन है? मोनोसाइट्स। ये मोनोसाइट इस ब्लड के अंदर रह करके फैगोसाइटोसिस परफॉर्म कर सकता है, लेकिन ये सेल
ब्लड वेसल के बाहर भी जा सकती है। बाहर क्या है बच्चे? बाहर आपका जो टिश्यू एरिया है ना, समझते हैं? टिश्यू एरिया जो आपकी अदर सेल है, बॉडी की जो अदर सेल हैं, जैसे भाई मेरी ये स्किन है तो यहाँ पे ब्लड वेसल होगी ना। ब्लड वेसल यहाँ पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे स्किन की सेल को ब्लड सप्लाई, वो मतलब ऑक्सीजन सप्लाई देना है, न्यूट्रिएंट सप्लाई देना है, वहाँ से CO2 रिमूव करना है, एक्सक्रीटरी वेस्ट रिमूव करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हो सकता है कि मेरी बॉडी में यहाँ पे ऐसे कट लगे, स्किन के ऊपर ऐसे कट लगे और यहाँ से कोई बैक्टीरिया ऐसे एंटर कर जाए और वो एंटर करके फिर क्या करे बैक्टीरिया, मेरी जो स्किन की सेल्स हैं उनको क्या करे, इन्फेक्ट करे, उनको डैमेज करे और अपने सेल के नंबर को ग्रो करे, बहुत ज़्यादा नंबर्स में, मतलब बैक्टीरिया क्या करे, मल्टीप्लाई करे। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए ही हम क्या करेंगे, जो मोनोसाइट होगा, मोनोसाइट को हम क्या बोलेंगे कि तुम यहाँ से ब्लड वेसल से बाहर निकल जाओ, ठीक है। बाहर निकलने की जो प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं डायपेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायपेडेसिस। क्लियर? तो जैसे अभी मोनोसाइट यहाँ पे, क्लियर, कुछ समय बाद अब ये नजर आएगा आपको कि यहाँ क्या होता है, ऐसे होल होता है, हल्का सा, बहुत छोटा सा होल होता है, इतना भी बड़ा नहीं है, और छोटा कर लें इसको। ब्लड वेसल्स में, ब्लड कैपिलरीज में इस तरीके से होल होता है। तो ये जो WBC है ये क्या करेगा, यहाँ पे स्क्वीज करेगा। स्क्वीज समझते हैं? स्क्वीज समझ रहे हैं? वहां से ऐसे सिकुड़ सिकुड़ के बाहर निकलेगा। ये जो WBC था, जो मोनोसाइट था, ये कैपिलरी के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेजेंट जो एक होल है, वहां से क्या कर रहा है, स्क्वीज होकर के बाहर की तरफ ऐसे मूव हो रहा है, इधर की तरफ ऐसे बाहर जा रहा है। थोड़े समय बाद आपको नजर आएगा कि वो जो WBC है जो अंदर थी वो कहाँ आ चुकी है, वो कहाँ आ चुकी है बच्चे? क्या वो ब्लड वेसल के बाहर आ गई है? बताइए, है ना? ब्लड वेसल के बाहर आ गई है और किस साइड पे आ गई है? वो आ गई है बच्चे टिश्यू साइड पे। क्लियर है? अब इस मोनोसाइट का जो नाम है वो हम थोड़ा क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, जब वो कहाँ पहुंच जाती है, टिश्यू साइड में। अब इसी सेल का हम नाम रख देंगे मैक्रोफेजेस। क्या नाम रखेंगे? मैक्रोफेजेस। मोनोसाइट का ही कन्वर्जन मैक्रोफेजेस में हो जाता है। क्लियर हो रही ना बातें? तो यहाँ पे इतने में ये जो चीज हुई है कि ब्लड वेसल से मोनोसाइट बाहर निकल करके इस तरीके से और मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गया है, उस प्रोसेस का नाम होता है बच्चे डायपेडेसिस। क्या नाम होता है? ये ऐसे चलेगा, फिर उसके बाद इधर से इधर आ जाएगा, है? तो इसको बोलेंगे डायपेडेसिस। ठीक है, अब हमने कहा कि मैक्रोफेज ठीक है बाहर आ गया। अब ये वही वाला काम करेगा, पेट्रोलिंग वाला काम। अगर मान लेते हैं घूमते फिरते इसको क्या मिल जाए, कोई ऐसा टिश्यू साइट पे आपको क्या मिल जाएगा कि कोई बैक्टीरिया जो है वहां पे बैठा हुआ है। ये ऐसे एक बैक्टीरिया यहाँ छुप करके ऐसे बैठा हुआ है, ठीक है? कोई भी हमारा फॉरेन पार्टिकल ये हो सकता है, ये बैक्टीरियल पार्टिकल है या बैक्टीरियल सेल है। तो अब ये जो मैक्रोफेज है ये इसको क्या कर देगा, इसको कैप्चर करेगा। बेसिकली कैप्चर करने के बाद ये इसको अपने अंदर लेगा, अंदर लेके जो इसके लाइसोजाइम्स हैं उसको सिक्रीट करेगा और इस बैक्टीरिया की सेल को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, किल कर देगा। समझ में आई? जब वो उस बैक्टीरियल सेल को किल कर देगा तो उसने क्या किया, हमारी बॉडी का प्रोटेक्शन किया। हाँ, समझ में आई? इस वजह से हम बोलते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या, फैगोसाइटोसिस। क्या हुआ बच्चे यहाँ पे? हाँ, फैगो का मतलब एक तरीके से एनगल्फ करना। एनगल्फ मतलब उस बैक्टीरिया को अपने सेल के अंदर लेकर के, उसका साइटोसिस का मतलब है सेल को एकदम डैमेज कर देना या किलिंग कर देना उसकी। क्लियर?
तो फैगोसाइटोसिस हमने देखा कि पहले जो सेल है वो बाहर निकलता है, बाहर निकलने के बाद वो मैक्रोफेज कहलाने लगता है। मैक्रोफेज जो है फिर जा करके बैक्टीरियल सेल को एनगल्फ करता है और एनगल्फ करने के बाद उसकी जो वॉल है उसको डैमेज कर देता है। तो डायपेडेसिस की पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि मूवमेंट ऑफ monocytes from blood capillary to the tissue। ठीक है, जब वो ब्लड कैपिलरी से बाहर निकल के मोनोसाइट बाहर चली जाती है, मतलब कहाँ, टिश्यू साइट में चली जाती है, तो हम उसको उस पूरी प्रोसेस को डायपेडेसिस बोलते हैं। ठीक है, और जो फैगोसाइटोसिस है, फैगोसाइटोसिस का मतलब क्या हुआ, एनगल्फिंग बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल, है ना, पार्टिकल एंड देन killing them with the help of lysozyme। तो ऐसे सर हमारे बॉडी से कोई म्यूटेशन का पार्ट है क्या, हमारे बॉडी में सब म्यूटेशन होता है, हमारी बॉडी हाँ, क्या बोल रहे हो, हमारी बॉडी क्या, सर हमारी बॉडी में क्या म्यूटेशन होता है? म्यूटेशन, हाँ सर, हाँ होता है, तो क्या होता है? वो तो डीएनए में होता है, पर वो ऐसे विजिबल ऐसे नहीं होता कि आप एक जनरेशन के अंदर ये देख लें कि म्यूटेशन हो रहा है। जैसे हम कई सालों में जब हम कंपेयर करते हैं ना कि आज से जो 1 लाख साल पहले ह्यूमन मिलता था और आज जो ह्यूमन मिल रहा है, तो क्या उसमें और हम में बहुत वेरिएशन है? तो हाँ वेरिएशन है। वेरिएशन समझ रहे हैं ना कि डिफरेंसेस हैं, तो हाँ डिफरेंसेस हैं। तो वो वेरिएशन क्यों आए? क्योंकि म्यूटेशंस हुई है ना, डीएनए में कुछ चेंजेस हुए। तो आप अभी बोलोगे कि क्या मेरे अंदर वो म्यूटेशन हो रही है? तो हाँ हो रही है, लेकिन एज सच हम उसको अभी बता नहीं पाएंगे। डिफरेंस तो तब समझ में आएगा ना जब हम दो चीज़ों को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो आज जो एक ह्यूमन का जो डीएनए है और जो आज के करीब 100 साल बाद जो ह्यूमन का डीएनए होगा, जब उन दोनों को कंपेयर करोगे तब आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें ऐसा डीएनए मिलता था, इसमें ऐसा डीएनए मिलता था, इन दोनों में जो है चेंजेस हैं कुछ, तो उन्हीं चेंजेस को हम म्यूटेशन बोल देते हैं। क्लियर है? या तो अपने आगे वाले से कंपेयर करेंगे हम फ्यूचर में, और या तो हम अपने पीछे वाले से कंपेयर कर लें तो हमें म्यूटेशन का अंदाजा लग जाएगा। क्लियर है? तो ये वाली जो बोर्ड पे बातें लिखी हैं ये समझ में आई कि नहीं आई? पड़े नहीं रहते, बेसिकली वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल सेल को कंज्यूम करते हैं, एनगल्फ करते हैं। एनगल्फ समझते हो? अपने अंदर ले लेते हैं, फिर उनको क्या कर देते हैं, उसको किल कर देते हैं। किसकी मदद से? लाइसोसोम की मदद से। लाइसोसोम में ऐसा क्या होता है, कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं, ठीक है, वो उस बैक्टीरिया की सेल को या और भी अदर कोई माइक्रोब है उसको किल करने में मदद करते हैं। क्लियर? तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने समझा दिया आपको। अब आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और लिख भी लीजिए।
से रिपीट करो। मैं डॉक्टर ही हूँ ऐसे बोल रहा हूँ? नहीं नहीं, मैं बायोलॉजिस्ट हूँ। बायोलॉजिस्ट होना अलग चीज़ है और डॉक्टर होना अलग चीज़ है। सर बायोलॉजिस्ट में लाइक आप दवाई वगैरह तो देख सकते हैं सर। नहीं बच्चे, उसके लिए तो फिर लाइसेंस चाहिए ना, उसके लिए आपको उस तरीके की डिग्री चाहिए। मैं कोर बायोलॉजी का हूँ। बायोलॉजी मीन्स कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में जानना, ठीक है, उसके बारे में जानना कि वो कैसे मैकेनिज्म वर्क करता है। पर मैं इस चीज़ के लिए ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ कि मैं किसी को मेडिसिन रिकमेंड करूँ। क्लियर? हाँ, मैं रिसर्च करके नई मेडिसिन बना जरूर सकता हूँ, लेकिन किसी को रेफर नहीं कर सकता। नहीं, लेते कैसे नहीं है, ये सब अपना डिपार्टमेंट नहीं है ना, ये अपना डिपार्टमेंट नहीं है। अपना डिपार्टमेंट है बॉडी के मैकेनिज्म को समझना कि वो काम कैसे करता है, ठीक है, काम कैसे करता है, सेल कैसे काम करती है, क्यों एक सेल एक्सप्रेस करती है, क्या डीएनए होता है, जो बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज हैं जिसकी वजह से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म लिविंग है, वो सब समझाने के लिए मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। क्लियर? क्या आज क्या? ठीक है, तो अब उसकी रीडिंग करो जो आपका वो है। WBC वाला टॉपिक निकालो उसमें, जहाँ पे आपने RBC खत्म की होगी ना उसके बाद WBC होगी। White blood cells WBC. White blood cells are leukocyte. Leukocyte differ from red blood cells in having a nucleus and not containing nucleus. है ना, ये पहली लाइन समझ में आई? क्या सर? पहली लाइन समझ में आई? क्या है पहली लाइन का मतलब? वो ल्यूकोसाइट्स होते हैं, ल्यूको का मतलब वाइट होता है। हाँ, दूसरी चीज़ और They differ from RBCs. कैसे? They have a nucleus. न्यूक्लियस है और हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन नहीं है इसमें, ये भी पढ़ लिया आपने, है ना। चलिए आगे क्या है, नंबर्स क्या है? Then number is much less, usually about 4,800 milligrams, right? Most species are amoeboid. I can produce pseudopodia which they translate through the wall of the capillaries and the tissue. ये समझ में आया कि वो स्यूडोपोडिया का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो अमीबॉइड नेचर के होते हैं, जैसा अमीबा होता है उस तरीके के नेचर के होते हैं, और उस नेचर की वजह से ही वो जो सेल्स हैं, है ना, वहाँ पे देखिए फर्स्ट उसमें कि वो ब्लड कैपिलरी के अंदर है, मोनोसाइट, जो कि एक टाइप की WBC है। दूसरी जगह आप देख रहे हैं यहाँ पे कि वो क्या हो रही है, स्क्वीज आउट हो रही है। स्क्वीज समझ रहे हैं?
कि वो यहाँ से ब्लड कैपिलरी से क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। बाहर निकल के फिर वो कहाँ चली गई बच्चे, उधर देखिए थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर वाला टिश्यू एरिया में चली गई, टिश्यू साइड पे चली गई। तो ये जो बाहर निकलने की जो प्रोसेस थी, इसी को हमने बोला डायपेडेसिस। क्या बोला? ठीक है, नेक्स्ट आगे पढ़िए। आपकी So based on shape and other characteristics, the white blood cells are classified into two main categories, is the granular and non-granular, and five distinct types, which will come on given on the next page and again. हाँ, तो अभी जो टेबल बनी हुई है, टेबल में देखिए आप, मैंने आपको ड्रॉ किया कि ग्रेन्युलर होता है और ए ग्रेन्युलर होता है ना। ग्रेन्युलर में ऐसा क्या होता है बच्चे, उसके साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वहां पे लिखा हुआ है। जो टेबल बनी हुई है उसमें लिखा हुआ है ना ग्रेन्युलर। हाँ, ग्रेन्युलर के नीचे क्या लिखा हुआ है? ग्रेन्युलर टेबल नहीं बनी क्या? वो रही ना नेक्स्ट पेज पे बनी तो है। हाँ, टेबल में आप देखिए ग्रेन्युलर वर्ड लिखा है ना। तो ग्रेन्युलर में कितनी सेल्स है? हाँ, 3 सेल है। वही वो कह रहा है कि ग्रेन्युलर हमने इसको क्यों बोला, क्योंकि इसकी यहाँ पे साइटोप्लाज्म में क्या प्रेजेंट है, ये क्या प्रेजेंट है बच्चे, मैंने बोला था ग्रेन्यूल्स। समझ में आ रही ना बातें, इसीलिए इनको ग्रेन्युलर सेल बोला। इन सभी सेल्स में, इन तीनों सेल्स में आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ जाएंगे। सबसे पहला कौन सा है? न्यूट्रोफिल्स। कौन सा है बच्चे? इसका परसेंटेज कितना है ना? 62% लगभग। सबसे ज्यादा देखने को आपको यही मिलेगा। नेक्स्ट फिर कौन सा है? इओसिनोफिल्स। कितना परसेंटेज है? 1 to 3% है। उसके बाद बिल्कुल सही है ना, 0.5 के आसपास आप लगा सकते हो, 0.5% के आसपास। उसके बाद कितना है? 30%। बिल्कुल। और ये बचा कितना? 3 to 5% हम लिख लेते हैं। समझ में आई? इस तरीके से परसेंटेज में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। फिर इनका फंक्शनिंग भी क्या होता है, अलग अलग होता है। सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स देखिए आप, न्यूट्रोफिल्स के कैरेक्टर्स में जाइए। न्यूट्रोफिल्स में जो न्यूक्लियस है वो 3 to 4 लोब्स होता है। 3 to 4 लोब्स न्यूक्लियस समझ में आता है आपको? देखिए जैसे ये सेल हो गई, सेल के अंदर अगर मैं न्यूक्लियस ड्रॉ करने जाऊं तो सेल का न्यूक्लियस कुछ इस तरीके का होगा। जैसे ये एक लोब है ना, ये दूसरा लोब है, फिर ऐसे तीसरा लोब है, इस तरीके से चौथा लोब है ये न्यूक्लियस ही, लेकिन ये अलग अलग क्या बन रहे हैं, ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं। लोब मतलब ऐसे छोटे छोटे राउंड लाइक स्ट्रक्चर बन रहे हैं ऐसे। तो यहाँ पे लॉब्यूलर स्ट्रक्चर होता है किसका? न्यूक्लियस का। समझ में? कितने लोब बन रहे हैं? 1 2 3 4। तो 3 to 4। हाँ, तो 3 लिखा है ना, 3 to 4 लोब्स हमने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जैसे ये एक लोब हुआ, ये दूसरा लोब हुआ, ये चौथा, ये तीसरा, इस तरीके से। क्लियर? तो यहां पे हम लिखेंगे 3 to 4 lobes है ना इन न्यूक्लियस। क्लियर? समझ में आई? क्या इसमें ग्रेन्यूल होंगे कि नहीं होंगे? है ना, तो ग्रेन्यूल्स होंगे। क्लियर? इस तरीके से। ठीक, फिर इसका फंक्शन, ये क्या करता है बच्चे? फैगोसाइटोसिस। क्या करता है?
है ना, जो अभी हमने फैगोसाइटोसिस पढ़ा था ना अभी थोड़ी देर पहले। नहीं नहीं, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब वही हुआ कि एनगल्फिंग द बैक्टीरिया। क्या करता है ये? हाँ, इसका फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ है? तो जितनी भी WBCs हैं सबका फॉर्मेशन बोन मैरो के अंदर हुआ है, रेड बोन मैरो के अंदर। क्लियर है? तो ये न्यूट्रोफिल समझ में आया? ठीक है, इसके बाद इओसिनोफिल्स पे जाइए। इओसिनोफिल्स में कितने लोब्स हैं? 2 लोब्स हैं। ये लोब किसके हैं बच्चे? ये लोब जो हैं किसके लोब्स हैं? किसके? ये बच्चे न्यूक्लियस के लोब्स हैं। न्यूक्लियस समझ में आता है ना आपको? कहाँ पे होता है न्यूक्लियस? हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे कितने लोब थे? 3 से 4 लोब्स थे न्यूट्रियोफिल्स में। इओसिनोफिल्स में कितने लोब हैं? ये देख रहे हैं ना, एक लोब ये है, एक लोब ये है। ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देंगे कि इसका न्यूक्लियस कैसा है? बाइलोब्ड। कैसा है? बाइलोब। बाई का मतलब क्या हो गया? 2 लोब्स है ना। अच्छा, 3 से 4 है, तो क्या यहाँ पे ऐसे मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं? है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 से भी ज्यादा क्या है न्यूक्लियस में लोब्स प्रेजेंट हैं। तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस किसका होता है? न्यूट्रोफिल्स का होता है। क्लियर हो रही ना बात है? चलिए, फिर इओसिनोफिल्स में और क्या है आगे बात क्या है? ये भी क्या कर सकता है? बैक्टीरिया को एनगल्फ कर सकता है। ठीक है, मेनली जो एलर्जिक रिएक्शन होती हैं, एलर्जिक समझते हैं? जैसे है ना, जैसे कि किसी को डस्ट पार्टिकल से बहुत ज़्यादा क्या रहती है? एलर्जी रहती है। पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा एलर्जी रहती है। सबको तो नहीं रहता, लेकिन किसी किसी को ज़्यादा रहता है। तो वो जब डस्ट पार्टिकल की प्रेजेंस में जाएगा तो वहाँ उसे क्या हो जाएगा? बॉडी में कुछ अपने अंदर महसूस होने लगेगा, है ना, कुछ चेंजेस महसूस होने लगेंगे। बेसिकली या तो हो सकता है कि उसकी स्किन पे रैशेस पड़ने लग जाए, या उसका जो ब्रीदिंग रेट है वो बढ़ जाए। क्लियर है? उसकी जो नोज़ है वो काफ़ी ज़्यादा इस तरीके से फ्लो करने लगे। क्लियर है? रनिंग नोज हो जाए। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसको उस पार्टिकल से क्या है? एलर्जी है। तो एलर्जी में बॉडी ने जो रिएक्ट करा वो किसकी वजह से करा? तो एक यहाँ पे सेल आएगी इओसिनोफिल्स। जैसे ही स्किन पे ऐसे डस्ट पार्टिकल टच करते हैं तो यहाँ पे जो इओसिनोफिल्स प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन कॉज करने लगते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब है स्किन रैशेस जो है वो डेवलप होने लगेंगे। रैशेस का डेवलप होना मतलब स्किन जो है रेड कलर की होने लग जाएगी। थोड़ा थोड़ा इसमें स्वेलिंग भी हो सकता है अगर रैशेस पड़ रहे हैं, पेन होने लगेगा और वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो इओसिनोफिल्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एलर्जिक रिएक्शन के लिए। किसके लिए? एलर्जिक रिएक्शन समझ गया ना, कि किसी ऐसी चीज़ की वजह से जो है बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाएं, बॉडी में जो है पेन स्टार्ट हो जाए या रेडनेस होने लगे या स्वेलिंग होने लगे, तो वो एलर्जिक रिएक्शन कहलाती है। और उस एलर्जिक रिएक्शन की वजह जो होती है वो होती है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स जो है एक्टिवेट हो जाते हैं बेसिकली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़िए बेसोफिल्स। बेसोफिल्स भी लोब, लोब है ना, ये 2 लोब्स हैं इसमें। हाँ, बेसोफिल्स में लोब्स नहीं लिखे हैं, वो कोई नहीं। वैसे इसका लोब जो है वो एस शेप का लोब होता है। ऐसे मैं बताता हूँ, इस तरीके से एस शेप का ऐसे लोब होता है इसमें। ठीक है, जैसे एस बनाया ना मैंने, इस तरीके का इसका लोब होता है। इसका रोल क्या है? इसका रोल है बच्चे इन्फ्लेमेशन। किसमें रोल है? इन्फ्लेमेशन क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा, या तो हाँ रेडनेस होने लग जाए, स्वेलिंग होने लग जाए, है ना,
थोड़ा सा हीट जनरेट होने लग जाए उस जगह पे, पेन डेवलप होने लग जाए, तो ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इन्फ्लामेशन की हैं, ठीक है, इन सबको याद रखिएगा। रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, ये सब इन्फ्लामेशन के दौरान होता है, तो बेसोफिल्स का रोल उसमें रहता है। फिर लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स में लोब वोब का कोई स्ट्रक्चर नहीं है ना, और ए ग्रेनुलर बॉडी है। ए ग्रेनुलर का मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। इन सब में तो बाकी सब में क्या है, ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, इन तीनों सेल्स में ग्रेन्यूल्स जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। याद रखिएगा बच्चे, है ना, कि कौन सी ग्रेनुलर है और कौन सी ए ग्रेनुलर है। यहाँ जो सेल रहेगी, है ना, वाइट कलर की बना लेते हैं, ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियस सिंपल सा रहेगा और कोई ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे। जो लिम्फोसाइट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटीबॉडी प्रोडक्शन। एंटीबॉडी समझते हैं, हाँ, हमारे बॉडी के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल गया है तो उसके खिलाफ एक तरीके का एक मैकेनिज्म है, एक तरीके का प्रोटीन बनाती है जिसमें एंटीबॉडी बन जाती है, और ये एंटीबॉडी फिर फाइट करती है। तो वो एक्चुअल में कौन सी WBC बनाती है एंटीबॉडी, तो आपका आंसर होना चाहिए लिम्फोसाइट्स। क्या आंसर होगा, लिम्फोसाइट्स। ठीक हो रही ना बातें, क्लियर। फिर बचा कुछ है मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स वही काम करते हैं जो न्यूट्रोफिल्स करते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, फैगोसाइटोसिस। क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस, याद है ना, एनगल्फिंग द सेल्स, और उसके बाद एनगल्फिंग द सेल, और उसके बाद क्या क्या लिखा हुआ है, इंजेस्ट जर्म्स। हाँ, वो भी कर सकता है, सेल को भी किल कर सकता है, जर्म्स को भी किल कर सकता है, वही है। इंजेस्ट का मतलब क्या है, उसको खा करके उसका डाइजेशन कर देना, मतलब उसको तोड़ देना, किल कर देना, जो जर्म्स जाएंगे बॉडी के अंदर। क्लियर है, तो बेसिकली वो फैगोसाइटोसिस ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक मैंने WBCs पढ़ा दिया है, आप इसकी रीडिंग करके आएंगे, है ना। हाँ, कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में इसको भी क्या कर दें, इस चैप्टर को कंप्लीट कर दें। ठीक है, ठीक है, बाय बाय।